हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिजू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज़ के बारे में। ठीक है, जो आपके ना जेकेएसएसबी फॉरेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की बात की जाएगी। ठीक है, जो भी आपके सिविक्स के रिलेटेड टॉपिक हैं, इन्हीं पे बेस्ड आज एमसीक्यूज़ लाए गए हैं और यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, आराम से वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, हर एक चीज़ कॉपी पे नोट करनी है ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ सके। इससे पहले अगर आप चैनल पे भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली जब कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप इसका बेनिफिट ले पाए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डेली क्विज क्वेश्चन के लिए, उसको ज़रूर जाके फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपकी और भी हेल्प हो जाएगी। बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए विद पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। सभी के सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें। देखिए, बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, ताकि आपके सामने रखने की कोशिश की जाए और आप इसका बेनिफिट ले पाए। ठीक है, तो आपका काम है सिंपल, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। Today our first question is public opinion in civics refer to the collective views of the people on matters related to। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, साइंस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, कल्चर। क्या आंसर रहेगा? पब्लिक ओपिनियन पे बात हो रही है। ठीक है, देखिए इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है पॉलिटिक्स। ठीक है, सिविक्स में क्या रहता है कि जो पब्लिक ओपिनियंस है ना, पब्लिक ओपिनियन का मीन ही है हमारे पास कोलेक्टिव एटीट्यूड ऑफ पीपल। क्या है? कोलेक्टिव एटीट्यूड्स ऑफ पीपल ऑन पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स पे जो भी हमारे पास क्या रहता है, कलेक्टिव एटीट्यूड रहता है लोगों का, यही हमारे पास किस नाम से जाना जाता है? पब्लिक ओपिनियन के नाम से। और इसमें गवर्नमेंट आ जाती है। ठीक है, जिसमें लीडर्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें लॉज आ जाते हैं और जिसमें पॉलिसीज़ आ जाती हैं, जिसके बारे में पब्लिक ओपिनियंस लिए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से कवर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है पॉलिटिक्स, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब आपको ये भूलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल मॉडर्न एजेंसी ऑफ फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन। के आज के टाइम में, ठीक है ना, कौन सी मोस्ट पावरफुल मॉडर्न एजेंसी मानी जाती है जो किसको बनाती है? पब्लिक ओपिनियंस को बनाती है। जल्दी से बताएं। मीडिया, फैमिली, स्कूल, रिलीजन। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं मोस्ट पावरफुल मॉडर्न एजेंसी ऑफ फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन के बारे में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मीडिया। क्या आंसर आएगा? मीडिया। ठीक है, देखिए मॉडर्न मीडिया की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मॉडर्न मीडिया के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मॉडर्न मीडिया में हमारे पास टीवी की बात करें, न्यूज़पेपर्स की बात करें, ठीक है, रेडियो की बात करें, या फिर अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया में जितनी भी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना, सोशल मीडिया में जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, हैज़ द वाइडेस्ट रीच। इनकी क्या है? वाइडेस्ट रीच है। ठीक है ना, वाइडेस्ट रीच है एंड फास्टेस्ट इम्पैक्ट पड़ता है। फास्टेस्ट इम्पैक्ट पड़ता है किसको देखने और सुनने में? पब्लिक ओपिनियंस को देखने और सुनने में। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल अगर बात की जाए, स्ट्रॉन्गेस्ट जो एजेंसी है, स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंसी जो हमारे पास पब्लिक ओपिनियन को बनाती है, इन फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन, तो ये हमारे पास क्या रहेगा? ये हमारे पास आज के टाइम में मीडिया ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कोई भी आपको परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा गया पब्लिक ओपिनियन इन ए डेमोक्रेसी मेनली एक्ट एज ए, कि जो हमारे पास पब्लिक ओपिनियन है ना, डेमोक्रेसी में ये किस तरह से काम करता है? वेपन, चेक, बर्डन, लॉ। क्या आंसर रहेगा बताएं? इस क्वेश्चन का आंसर है चेक। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी मेनली एक्ट एज ए चेक के तौर पे ये काम करता है। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है? इन डेमोक्रेसी पब्लिक ओपिनियन एक्ट एज ए चेक ऑन रूलर्स। किस पे? जो भी हमारे पास रूलर्स रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप नोट करेंगे। किसके थ्रू ये एक्ट करेगा? थ्रू इलेक्शंस। थ्रू
इलेक्शंस के ज़रिया, या फिर हम बात करें प्रोटेस्ट के ज़रिया, ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे ना, पिटिशंस के ज़रिया, ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, एंड पोल्स के ज़रिया, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, जो होल्ड करता है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होने में, अकाउंटेबल होने में। तो क्वेश्चन में पूछा गया पब्लिक ओपिनियन इन ए डेमोक्रेसी मेनली एक्ट एज ए चेक, किस तरह से ये काम करता है, चेक के तौर पे काम करता है। चलिए क्वेश्चन में पूछा गया है विच मेथड इज कॉमनली यूज टू मेजर पब्लिक ओपिनियन इन मॉडर्न टाइम्स, बताएं कौन सा मेथड जो है कॉमनली यूज किया जाता है मेजर करने के लिए पब्लिक ओपिनियंस को मॉडर्न टाइम में, बताएं। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, गेम्स, ठीक है, पोल्स, वार्स, रिचुअल्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, आपको सही आंसर चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें कि कौन सा ऐसा मेथड है जो कॉमनली यूज किया जाता है मेजर करने के लिए पब्लिक ओपिनियंस को मॉडर्न टाइम में। गेम्स, पोल्स, वार्स, रिचुअल, पोल्स इसका सही आंसर है। क्या आंसर है, पोल्स। देखिए जब हम बात करते हैं ना यहाँ पे ओपिनियन पोल के बारे में, किसके बारे में, ओपिनियन पोल्स के बारे में, ठीक है, ये क्या करता है, या सर्वे की बात करें, ठीक है ना, या सर्वे जैसे करवाया जाता है, ये स्टैंडर्ड मॉडर्न टूल्स माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, स्टैंडर्ड मॉडर्न टूल्स माने जाते हैं, ठीक है, मॉडर्न टूल्स माने जाते हैं। किस लिए माने जाते हैं, मेजर करने के लिए प्यारे दोस्तों, किसको मेजर करने के लिए, पब्लिक ओपिनियंस को, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। ये हमारे पास आपको याद रखना चाहिए, यूजिंग किया जाता है सैंपल्स का एंड क्वेश्चनायर्स का, ठीक है ना, क्वेश्चनायर्स का टू एस्टिमेट करने के लिए, किस चीज़ को एस्टिमेट करने के लिए, पब्लिक के व्यूज़ को। किसको एस्टिमेट करने के लिए, पब्लिक के व्यूज़ को। तो यहाँ पे पोल ही जो है, पोल मेथड जो है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए पब्लिक ओपिनियन इन मॉडर्न टाइम्स। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। क्वेश्चन में पूछा गया है पब्लिक ओपिनियन इज़ नॉट, पब्लिक ओपिनियन क्या नहीं है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक नहीं है, कलेक्टिव नहीं है, या फिर इन्फ्लुएंशियल नहीं है। देखें पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो यहाँ पे आपने आंसर चूज़ किया होगा, ये स्टैटिक नहीं है। क्या नहीं है, स्टैटिक। अब देखें पब्लिक ओपिनियन इज़ नॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं होता। क्यों, देखें ये डायनामिक होता है। ये क्या होता है, डायनामिक। क्या होता है, ये डायनामिक होता है क्योंकि इसमें चेंजिंग होती रहती है। क्या होती रहती है, चेंजिंग होती रहती है विद इवेंट्स के साथ, ठीक है ना। कोई इन्फॉर्मेशन होगी उसमें चेंजिंग आएगी, कोई कैंपेन होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। लीडरशिप की बात करें एंड सोशल चेंज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती रहती हैं, ये यहाँ पे चेंज होती रहती हैं। तो ये स्टैटिक नहीं है, डायनामिक, कलेक्टिव, इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, लेकिन स्टैटिक ये नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी क्योंकि ये डायनामिक है, चेंजिंग होती रहती है, किस में, इवेंट्स में, इंफॉर्मेशन में, या फिर लीडर के अगर हम बात करते हैं किसकी, लीडर क्यूज की बात करें या सोशल चेंज की बात करें, तो इसीलिए आंसर आएगा स्टैटिक। पब्लिक ओपिनियन स्टैटिक नहीं रहता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ आया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बड़ी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ पाए और आपको एग्जाम में भी हेल्प मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया पब्लिक ओपिनियन इन ए डेमोक्रेसी मेनली फंक्शन एज ए बर्डन, चेक, ऑर्डर, वेपन। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, यहाँ पे भी आंसर आएगा, याद रखना, चेक, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन जो है एक डेमोक्रेसी में ये मेनली फंक्शन करता है एक चेक के तौर पे। किसके तौर पे, चेक के तौर पे। ये यहाँ पे पॉइंट नोट कर सकते हैं, ये एक्ट करता है एज ए वॉच डॉग, वॉच डॉग अवर गवर्नमेंट, ठीक है, अवर गवर्नमेंट। पब्लिक ओपिनियन का होना बहुत ज़रूरी है। फिर यहीं पे ये इंश्योर करता है, किस चीज़ को इंश्योर करता है, अकाउंटेबिलिटी को। किसको, अकाउंटेबिलिटी को। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। एंड रिस्पॉन्सिवनेस को, किसको, रिस्पॉन्सिवनेस को। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और ये क्या करता है, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, प्रिवेंट करता है मिस यूज़ ऑफ पावर को भी, मिस यूज़ ऑफ पावर। तो पब्लिक ओपिनियन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक्ट करता है एक वॉच डॉग के तौर पे गवर्नमेंट पे, ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी को एंड रिस्पॉन्सिवनेस को, और प्रिवेंट करता है मिस यूज़ ऑफ पावर को भी। तो यहाँ पे चेक ही इसका सही आंसर आएगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया प्यारे दोस्तों
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न एजेंसी ऑफ शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, कि इनमें से कौन सा कंसिडर किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न एजेंसी जो शेपिंग करती है पब्लिक ओपिनियंस को। ऑप्शन आपके सामने, फैमिली, मीडिया, रिलीजन, स्कूल। बताएं यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न एजेंसी ऑफ शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आंसर रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है मीडिया। आंसर क्या आएगा, मीडिया। मीडिया इसका सही आंसर है, ये चीज आपको नोट करनी है। फास्टेस्ट और ये क्या माना जाता है, आपको याद रखना है, इसकी वाइडेस्ट रीच भी है। ठीक है, फास्टेस्ट भी और वाइडेस्ट रीच इसकी देखने को मिलती है, जिसमें टीवी आ जाता है, न्यूज़पेपर आ जाता है, सोशल मीडिया में कोई भी आप देख सकते हैं चीज़ें आती हैं। इसमें सेट्स किया जाता है किसको, एजेंडा को सेट्स किया जाता है, एजेंडा एंड फ्रेम्स डिबेट्स को भी, फ्रेम्स डिबेट्स को। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और ये मोर पावरफुल होता है, ये क्या होता है, मोर पावरफुल। ठीक है, मोर पावरफुल देन फैमिली रिलीजन इन मॉडर्न टाइम्स, इन मॉडर्न टाइम्स। अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करते हैं तो ये इन चीज़ों से क्या है, ये यहाँ पे याद रखना, मोर पावरफुल। आंसर क्या आएगा, मीडिया। मीडिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया प्यारे दोस्तों, द साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग पब्लिक ओपिनियन इन प्रेजेंट टाइम्स इज थ्रू, के जो साइंटिफिक मेथड है, ठीक है ना, मेजर करने के पब्लिक ओपिनियन को प्रेजेंट टाइम में, ये किसके द्वारा किए जाते हैं, रिचुअल्स के द्वारा, पोल्स के द्वारा, कैंपेन्स के द्वारा, स्पीच के द्वारा। ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो यहाँ पे आंसर आएगा पोल्स। क्या आंसर आएगा, पोल्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आपने क्या याद रखना है, ये बेस्ड होता है किस पे, बेस्ड ऑन सर्वेज। ठीक है, बेस्ड ऑन सर्वेज, सैम्पलिंग स्टिक्स, इसकी बिना पे ये क्या होता है, बेस होता है। और ये प्रोवाइड करता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, याद रखना, मीजरेबल, ये प्रोवाइड करता है मीजरेबल रिलायबल डेटा। ठीक है, द साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग पब्लिक ओपिनियन इन प्रेजेंट टाइम्स इज थ्रू पोल्स। ठीक है ना, जैसे आज भी हम भी देखें क्या करते हैं, जब आपका कोई रिजल्ट होता है, ठीक है, आपने कोई एग्ज़ाम दिया, तो मैक्सिमम टेलीग्राम पे पोलिंग करवाते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में करवा देते, तो इससे हमें पता चल जाता है कि किसका कितना स्कोर है ओवरऑल, तो हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाती है। तो पोल्स की बात करें, ये एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिससे पब्लिक ओपिनियंस को प्रेजेंट टाइम में अच्छे से देखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया, फॉर हेल्थी फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन विच कंडीशन इज मोस्ट इसेंशियल, कि हमारे पास हेल्थी फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन के लिए कौन सी कंडीशन ज़्यादा ज़रूरी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, प्रोपागेंडा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पॉलिटिकल प्रेशर, फेक न्यूज़। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, बताएं ज़रा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है आपसे, हेल्थी फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन के लिए कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो याद रखना फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। यहाँ पे ये अलाउज करता है किस चीज़ को, ओपन डिबेट को, किसको, ओपन डिबेट को, एंड डाइवर्स व्यू को, एंड डाइवर्स व्यूज़ को। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और इसमें फ्री प्रेस इंश्योर की जाती है, जो इसमें फ्री प्रेस होती है इंश्योर करती है करेक्ट इन्फॉर्मेशन को, किसको, करेक्ट इन्फॉर्मेशन को। तो प्रेस भी क्या है, प्रेस भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही आता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, हेल्थी फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का होना ज़रूरी है। ये अलो करता है ओपन डिबेट को, डाइवर्स व्यूज़ को। और जो प्रेस की बात करते हैं ना, फ्री प्रेस इंश्योर करता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन को। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन आप नहीं होना चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है प्यारे दोस्तों, पब्लिक ओपिनियन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, कि पब्लिक ओपिनियन कैसे बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है द जनरल एटीट्यूड्स ऑफ द मास पब्लिक ऑन एन इशू। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पब्लिक ओपिनियन जो होता है ना, पब्लिक ओपिनियन मीन्स व्हाट मोस्ट पीपल टुगेदर थिंक, कि ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं,
ठीक है ना। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं और किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, लाइक जैसे कि किसी लॉ के बारे में बात हो रही हो, किसी लीडर के बारे में बात हो रही हो, ठीक है ना, या किसी प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही हो, तो ज़्यादातर लोग जो अगट्ठे इस चीज़ के बारे में सोचेंगे वही तो हमारे पास पब्लिक ओपिनियन रहता है, ठीक है ना। बाकी द व्यू ऑफ ए पॉलिटिकल लीडर ये तो गलत है, द ओपिनियन ऑफ मीडिया होस्ट ओनली ये भी गलत है, द पर्सनल बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन ए डेमोक्रेसी। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पे हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन को डेमोक्रेसी में। इट रिप्लेसेस लॉज, इट एक्ट्स ओनली entertainment, it act as a guide for government policies and protector of citizens right, it reduces electoral participation। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है इट एक्ट एज ए गाइड फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ए प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजन राइट्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पब्लिक ओपिनियन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज क्योंकि ये गाइड्स करते हैं, ऑलरेडी बता दिया, इट गाइड्स लीडर। ये किसको गाइड करते हैं, लीडर को मेकिंग करने में, यानी किसको बनाने में, लॉज को बनाने में, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं ये वर्क करते हैं, इट वर्क लाइक ए, अभी शुरू में बताया था वॉच डॉग के तौर पे, लाइक ए वॉच डॉग, ओके। यानी कि ये चेकिंग करते हैं इफ़, अगर क्या होता है, चेकिंग इफ़ द गवर्नमेंट इज डूइंग राइट आर रॉन्ग। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्क करते हैं लाइक ए वॉच डॉग के तौर पे। तो इट एक्ट एज ए गाइड फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ए प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजन राइट। तो यही हमारे पास हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन को एक डेमोक्रेसी में। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया विच फैक्टर इज कंसिडर्ड ए मेजर इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। कि इनमें से कौन सा एक फैक्टर है जो कंसिडर किया जाता है मेजर इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। इंटरनेशनल ट्रीटीज, मीडिया एंड सोशल ग्रुप्स, इलेक्शन रिजल्ट्स ओनली, नेचुरल डिजास्टर्स। क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है मीडिया एंड सोशल ग्रुप्स, ठीक है। ये कंसीडर किए जाते हैं मेजर इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन के। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि जो लोग होते हैं ये अपने ज़्यादातर व्यूज़ किसके थ्रू देंगे, मीडिया के थ्रू ही तो देंगे, यानी कि टीवी के थ्रू दे सकते हैं, न्यूज़ जो भी चलाई जाती हैं टीवी न्यूज़ पे, सोशल मीडिया न्यूज़पेपर्स के द्वारा ये सारी चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ नहीं आएगा, इलेक्शन रिजल्ट ऑनली भी नहीं आएगा, नेचुरल डिजास्टर भी नहीं आएगा। मीडिया एंड सोशल ग्रुप जो हैं ये कंसीडर किए जाते हैं मेजर इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ये सारे के सारे क्वेश्चन ईजी रहने वाले हैं, इसमें आपको कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, साथ साथ आप चीज़ें नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है आपसे फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन थ्रू पोल्स इट इज़ मोस्ट इसेंशियल टू। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन जो हमारे पास पोल्स के द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे ज़रूरी क्या होता है, इंटरव्यू ऑनली पॉलिटिकल लीडर्स, फोकस ऑन वन एज ग्रुप, यूज ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल रिफ्लेक्टिंग द पॉपुलेशन, अवॉइड कलेक्टिंग पब्लिक रिस्पॉन्स। तो सिंपल है ऑप्शन नंबर सी, हमें किसका यूज़ करना है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स का जो रिफ्लेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को। तो इंटरव्यू ओनली पॉलिटिकल लीडर्स नहीं आएगा, ना ही हमारे पास फोकस ऑन वन एज ग्रुप आएगा, ना ही अवॉइड कलेक्टिंग पब्लिक रिस्पॉन्स आएगा। आंसर आएगा यूज ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल रिफ्लेक्टिंग द पॉपुलेशन, यानी कि टू नो व्हाट द पब्लिक थिंक्स, के पब्लिक क्या सोचती है। तो उसके लिए सर्वेज यानी पोल्स वगैरह करवाए जाते हैं, शुड आस्क ए मिक्स्ड ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसके लिए जो पोल्स या सर्वे करवाए जाएंगे ये मिक्स्ड ग्रुप ऑफ पीपल से पूछा जाएगा, उसमें यंग लोग भी होंगे, उसमें ओल्ड भी होंगे, उसमें रिच भी होंगे, ठीक है ना, पोअर भी होंगे, मेन भी होंगे, वुमेन भी होंगी। सो इट इज़ फेयर एंड बैलेंस्ड। और ये क्या है हमारे पास, ये फेयर भी माना जाएगा और बैलेंस्ड भी माना जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन थ्रू पोल्स इट इज़ मोस्ट एसेंशियल टू यूज ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल रिफ्लेक्टिंग द पॉपुलेशन। जो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड। किस पे बेस्ड, रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है इन सिविक्स रिप्रेजेंटेशन मेनली मीन्स पीपल चूजिंग लीडर्स टू एक्ट ऑन देयर डैश। अच्छा, सिविक्स में रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या निकलता है, रिप्रेजेंटेशन मेनली मीन्स पीपल चूजिंग लीडर्स टू एक्ट ऑन देयर वेल्थ, बिहाफ, राइट्स, पावर। इसका आंसर आएगा ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। कि जो रिप्रेजेंटेशन है इसका मतलब है कि जो लोग लीडर्स को चूज़ करते हैं
ये किसके बिहाफ पे, उनके बिहाफ पे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, रिप्रेजेंटेशन मीन्स समवन स्पीक्स और एक्ट्स ऑन योर बिहाफ, लाइक इफ यू कैन नॉट गो टू ए मीटिंग, योर फ्रेंड गोज एंड टॉक फॉर यू। इन डेमोक्रेसी लीडर एक्ट्स फॉर द पीपल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बिहाफ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, क्लास मॉनिटर चूजन बाय स्टूडेंट टू स्पीक फॉर देम इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, अथॉरिटी, रिप्रेजेंटेशन, डिक्टेटरशिप, एटोक्रेसी। क्या आंसर आएगा? एक क्लास मॉनिटर जो होता है, जो चूजन किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा, जो उनके लिए बोलता है, ये एग्जाम्पल किसकी है? रिप्रेजेंटेशन की एग्जाम्पल है। ठीक है, किसकी एग्जाम्पल है? रिप्रेजेंटेशन की। जब स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी मॉनिटर को पिक करते हैं, तो मॉनिटर जो होता है ये टॉक करता है ना टू द टीचर फॉर द क्लास के लिए, यही तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। वन पर्सन रिप्रेजेंट्स द विशेज ऑफ मैनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, रिप्रेजेंटेशन इंश्योर्स दैट द डैश ऑफ द पीपल इज हर्ड इन गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ को इंश्योर करता है? दैट द डैश ऑफ द पीपल इज हर्ड इन गवर्नमेंट, वॉइस, लॉ, रूल, कोर्ट। सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, वॉइस। रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करता है कि जो वॉइस है लोगों की, क्या है? वॉइस ऑफ द पीपल इज हर्ड इन गवर्नमेंट, कि उनकी आवाज़ को सुना जाए। रिप्रेजेंटेशन मेक श्योर द वॉइस ऑफ पीपल रीच द लीडर। रिप्रेजेंटेशन इस चीज़ को श्योर करती है, किस चीज़ को? इस चीज़ को श्योर करती है कि जो लोगों की आवाज़ है, वॉइस ऑफ द पीपल जो है, ये कहाँ तक पहुँचेगी? लीडर्स तक पहुँचेगी। आउट इट, इसके बगैर क्या होगा? इसके बगैर हमारे पास लीडर्स में नॉट नो व्हाट पीपल वांट और नीड। लीडर्स तो नहीं ना जान पाएंगे कि लोग क्या चाहते हैं या उनकी नीड्स क्या है। तो आंसर क्या आएगा? वॉइस। क्वेश्चन में पूछा गया है, द सिस्टम वेयर सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मेक लॉ इज कॉल्ड ए डैश डेमोक्रेसी। द सिस्टम वेयर सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे सिटीजन इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, टू मेक लॉज, कि वो लॉज को बनाएं। कौन यहाँ पे चूज करेगा? सिटीजन्स। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी कहलाती है? बताएं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लोकल, ग्लोबल। कल मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था डेमोक्रेसी के बारे में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कौन सी डेमोक्रेसी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो पीपल इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को कि वो क्या बनाएं, टू मेक लॉज फॉर देम, कि वो इनके लिए लॉज बनाएं। ठीक है, तो इंडिया भी इस सिस्टम को तो यहाँ पे यूज़ करता है। इंडिया यूज़ दिस सिस्टम। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, रिप्रेजेंटेशन इन सिविक्स इंश्योर दैट द पीपल डैश आर हर्ड इन गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? वॉइसेस, इसका सही आंसर आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन इन सिविक्स इंश्योर दैट द पीपल डैश आर हर्ड इन गवर्नमेंट, वॉइसेस आर हर्ड इन गवर्नमेंट। आपको याद रखनी है कि जो रिप्रेजेंटेशन होती है, इसका मीनिंग क्या है? सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को, हु स्पीक एंड डिसाइड ऑन देयर बिहाफ, जो उनके बिहाफ पे बोलते हैं, उनके बिहाफ पे फैसले करते हैं। रिप्रेजेंटेशन के बगैर ऑर्डिनरी पीपल जो भी होते हैं वुड हैव नो वे, इनके पास कोई भी वे नहीं होता कि वो इन्फ्लुएंस कर सकें लॉज को और पॉलिसीज़ को। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे, व्हेन वी वोट इन इलेक्शंस, जब हम वोट करते हैं इलेक्शंस में, तो अवर चूजन, जो हमारे पास क्या होते हैं, अवर चूजन रिप्रेजेंटेटिव कैरीज अवर वॉइस। ये हमारे पास, हमारे जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये हमारी वॉइस को कैरी करते हैं इन पार्लियामेंट और असेंबली में। तो वॉइस ही इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, थ्रू रिप्रेजेंटेशन इवन ए सिंगल सिटीजन गेट्स एन इक्वल डैश इन डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? से होस मार्केट वार। रिप्रेजेंटेशन इवन ए सिंगल सिटीजन गेट्स एन इक्वल डैश इन डेमोक्रेसी, से होस मार्केट वार। क्या आंसर आएगा? यहाँ पे याद रख लेना, हमारे पास क्या आता है? गेट्स एन इक्वल से इन डेमोक्रेसी आएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? रिप्रेजेंटेशन गारंटीज करती है कि एवरी सिटीजन ओपिनियन काउंट्स इक्वली। हर एक जो हमारे पास सिटीजन है, ठीक है ना, इसके ओपिनियंस को इक्वली यहाँ पे क्या किया जाएगा? गारंटी किया जाएगा। नो मैटर रिच और पोर, ये मैटर नहीं करता वो रिच है, पोर है, या फिर स्ट्रॉन्ग है, वीक है। ठीक है, थ्रू रिप्रेजेंटेशन इवन ए सिंगल सिटीजन गेट्स एन इक्वल से इन डेमोक्रेसी आएगा। वन पर्सन की बात करें, इक्वल टू वन वोट
ठीक है, इक्वल टू इक्वल से इन हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, ठीक है ना। तो एक वोट की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, वन की इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज दैट रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी हेल्ड डैश इफ दे फेल टू सर्व द पीपल। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? एब्सेंट, अकाउंटेबल, इनविजिबल, साइलेंट। देखें यहाँ पे आंसर आएगा अकाउंटेबल। वन की इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज दैट रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल इफ दे फेल टू सर्व द पीपल। अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट आंसर फॉर देयर एक्शन। इनको क्या करना है? आंसर करना ही है अपने एक्शंस के लिए। इफ दे डू नॉट परफॉर्म, अगर ये परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, तो पीपल कैन क्वेश्चन देम, लोग इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आर वोट देम आउट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो इससे होगा क्या? दिस कीप्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी एंड प्रिवेंट करेगी किसको? मिस यूज ऑफ पावर को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वन की इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज दैट रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल इफ दे फेल टू सर्व द पीपल। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी मेनली हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स डैश, रोड्स, राइट्स, वेदर, टूल्स। तो सिंपल है, यहाँ पे आंसर आएगा राइट्स। रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी मेनली हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स राइट। देखिए राइट्स क्या माने जाते हैं? राइट्स आर फ्रीडम्स, राइट्स आर फ्रीडम्स एंड प्रोटेक्शंस। ये हमारे पास फ्रीडम और प्रोटेक्शन मानी जाती हैं जो गारंटी किए जाते हैं किसको? एक सिटीजन को, ठीक है, ग्रांटेड टू सिटीजन लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी, या फिर हम जस्टिस की बात करते हैं। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिफेंड करेंगे एंड अप होल्ड करेंगे दीज राइट्स को लॉज और पॉलिसीज के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? मेनली हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स राइट, कि जो रिप्रेजेंटेशन रहती है डेमोक्रेसी में ये मेनली हेल्प करती है किसकी? प्रोटेक्ट करने में सिटीजन्स के राइट्स को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पिरेंट जो JKSSB फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहा है तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अब स्टडी मटेरियल में आपको क्या मिलेगा? जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट 10 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। जनरल इंग्लिश आपकी 10 मार्क्स की कवर हो जाएगी। जनरल साइंस आपकी 20 मार्क्स की कवर हो जाएगी। JNK GK विद करंट अफेयर्स 10 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री 10 मार्क्स की कवर हो जाएगी। साथ साथ ज्योग्राफी 10 मार्क्स की कवर हो जाएगी। कंप्यूटर 10 मार्क्स का कवर हो जाएगा और सिविक्स का पोर्शन भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और जो भी डेली लेक्चर्स यहाँ पे होते हैं यूट्यूब पे, इनके PDF भी आपको मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन अलग से मिल जाएगा और साथ ही साथ आपके 10 फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट भी होंगे और 25 से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी आप मिस मत करना। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना है, आपने हमारे साथ जुड़ के तैयारी करनी है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपने करना क्या है? व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर पे मैसेज करना है। बाकी का प्रोसीजर आपको यहीं पे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए ऑफर रहेगा। हर एक चीज़ अच्छे से कवर करेंगे, मैथ को छोड़ के। मैथ जो है, मैथ आपका टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आजकल JKSSB का पैटर्न रहता है मैथ के रिलेटेड, वो हम डालने की कोशिश करेंगे। तो टेस्ट सीरीज से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपको फ्रेंचाइज पे बेस्ड पूछे गए हैं, ठीक है। जो आपके सिलेबस में दिया गया है ना सिविक्स का पोर्शन, फ्रेंचाइज क्या होता है देखें। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, द टर्म फ्रेंचाइज इन सिविक्स प्राइमरली मीन्स द राइट टू। बताएं कि जो टर्म फ्रेंचाइज है सिविक्स में, इसका मीनिंग क्या निकलता है? प्राइमरली मीन्स द राइट टू रूल, वोट, स्पीक, प्रोटेस्ट। ये किसका राइट देती है? फ्रेंचाइज की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा वोट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फ्रेंचाइज इन सिविक्स इज द टेक्निकल वर्ड। ये एक क्या है? टेक्निकल वर्ड है। क्या है? टेक्निकल वर्ड। आप नोट कर सकते हैं। फॉर द राइट टू वोट, फॉर द राइट टू वोट, फॉर द राइट टू वोट। ये पॉइंट आप नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, ठीक है। इन इलेक्शंस, इन इलेक्शंस, यह तक क्लियर हुआ? ये क्या है? एक टेक्निकल वर्ड है, फॉर द राइट टू वोट इन इलेक्शंस। और ये अलो करता है, इट अलाउज, ये अलाउज करता है
सिटीजन्स को अलाउज करता है, किसको अलाउ करता है, सिटीजन्स को अलाउज करता है टू चूज देयर लीडर, ताकि वो अपने लीडर्स को क्या कर सकें, चूज कर सकें। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। द टर्म फ्रेंचाइज इन सिविक्स प्राइमरली मीन्स द राइट टू वोट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 23 में प्यारे दोस्तों पूछा गया, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वेल्थ, इक्वेलिटी, पावर, स्टेटस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, ये बेस्ड कौन से आइडिया पे है, वेल्थ पे, इक्वेलिटी, पावर और स्टेटस पे। बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है इक्वेलिटी। क्या आंसर है, इक्वेलिटी। याद रख लेना, आपको याद क्या रखना है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है, याद रखना, इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वेलिटी। पॉलिटिकल इक्वेलिटी याद रखना, ये बेस्ड किस पे रहता है, पॉलिटिकल इक्वेलिटी पे रहता है। एवरी, हर एक, जितने भी हमारे पास अडल्ट सिटीजन्स है ना, एवरी अडल्ट सिटीजन्स गेट वन वोट रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, ठीक है, कास्ट, जेंडर, ठीक है, आर एजुकेशन। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ये एक्सप्रेस करता है, ये किसको एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करता है द आइडिया वन पर्सन वन वोट। किस आइडिया को ये एक्सप्रेस करता है, वन पर्सन वन वोट को। ये चीज़ आप किसके लिए नोट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए, ये बेस्ड है ऑन द आइडिया ऑफ इक्वेलिटी पे। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस। बताएं कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ग्रांट्स करता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए। 324, 325, 326, 327, जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ग्रांट्स करता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को लोकसभा के लिए भी एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए भी। आर्टिकल 326 की जब हम बात करते हैं, किसकी, आर्टिकल 326 की, ये आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है दैट इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव assemblies shall be held on the basis of adult suffrage। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, सच दैट एवरी अडल्ट सिटीजन, कोई भी अडल्ट सिटीजन जो भी है ना इंडिया का, ठीक है, हैज द राइट, इसके पास राइट है, किसका राइट है, राइट टू वोट सब्जेक्ट टू द लॉ। तो ये चीज आप नोट करेंगे। यहां तक ये चीज आपको समझ आई होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एक और अच्छा क्वेश्चन और आज का लड्डू क्वेश्चन, इन इंडिया द मिनिमम एज फॉर वोटिंग इज, इंडिया में मिनिमम एज वोटिंग के लिए कितनी है, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 21 ईयर्स। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है 18 ईयर्स। कितनी है, 18 ईयर्स। ठीक है, याद रख लेना, मिनिमम वोटिंग एज इंडिया में कितनी है, 18 साल, 18 ईयर्स। दिस इज द एज एट विच ए सिटीजन बिकम्स एलिजिबल टू बी इनरोल्ड एज ए वोटर। ठीक है, इनरोल्ड एज ए वोटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। तो मिनिमम एज कितनी रहेगी वोटिंग के लिए, 18 साल रहेगी। कितनी रहेगी, 18 ईयर्स रहेगी। तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, द मिनिमम वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताए कि जो मिनिमम एज है यानी कि वोटिंग एज, मिनिमम वोटिंग एज की बात हो रही है, ये रिड्यूस की गई 21 ईयर से
18 ईयर्स तक, ठीक है ना, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 42nd, 44th, 52nd, 61, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 61st, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आपने सही आंसर चूज किया होगा। देखिए, वोटिंग एज वाज लोवर्ड फ्रॉम, ये लोवर्ड की गई थी, लोवर्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स बाय द 61st अमेंडमेंट, ठीक है, 61st अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, ओके, ये चीज आप याद रखेंगे, 1988 के द्वारा। दिस चेंज वाज इम्प्लीमेंटेड टू वाइडन पार्टिसिपेशन, ये किस लिए इम्प्लीमेंट की गई थी? वाइडन करने के लिए पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी। तो ये चीज आपकी समझ में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया हैड विच टाइप ऑफ फ्रेंचाइज सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया के पास कौन सा फ्रेंचाइज सिस्टम था? फ्रेंचाइज सिस्टम था ब्रिटिश रूल के अंडर, रिस्ट्रिक्टेड, यूनिवर्सल, कंपलसरी या फिर वॉलेंटरी? क्या आंसर रहेगा? यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया हैज ए रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, यानी कि वोटिंग राइट्स जो थे ना, वोटिंग राइट्स यहाँ पे क्या होते थे? वोटिंग राइट्स यहाँ पे लिमिटेड होते थे। क्या होते थे? लिमिटेड होते थे बाय प्रॉपर्टी, ठीक है, और हम कह सकते हैं टैक्स पेइंग स्टेटस, टैक्स पेइंग स्टेटस, एजुकेशन और अदर क्वालिफिकेशन, और अदर क्वालिफिकेशन। सो यहां पे क्या होता था? ओनली, सिर्फ ए स्मॉल सेक्शन कुड वोट। तो यहाँ पे बहुत कम लोग क्या करते थे? वोट देते थे। तो वोटिंग राइट्स यहाँ पे लिमिटेड होते थे, यानी रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पे फ्रेंचाइज सिस्टम था। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, ये कब अडॉप्ट किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, अक्टूबर 1952। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया ने अडॉप्टेड किया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। पहला पॉइंट आप ये नोट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम दैट डे द प्रिंसिपल ऑफ यूएएफ बिकेम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो एक्चुअल फर्स्ट नेशनल वाइड इलेक्शन की अगर बात की जाए, एक्चुअल असल में जो फर्स्ट नेशन वाइड क्या हुए थे? फर्स्ट नेशन वाइड इलेक्शंस हुए थे, ये कब हुए थे? ये हमारे पास 1951 से लेकर 52 के बीच में हुए थे। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट वोट इन इंडिया? सोल्जर, प्रिजनर, टीचर, फार्मर। कि हमारे पास यहाँ पे कौन वोट नहीं कर सकता इंडिया में? यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रिजनर्स, ठीक है। प्रिजनर्स जो है ये वोट नहीं कर सकते अगर हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इंडिया की अगर हम बात करते इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं, द जनरल रूल इज दैट प्रिजनर्स आर नॉट अलाउड टू वोट। दिस इज बेस्ड ऑन सेक्शन, आप ये नोट कर सकते हैं, 62 सब क्लॉज 5 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ऑफ द पीपल एक्ट 1951, which states that no person can vote in election if they are confined in a prison in the lawful custody of the police। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया, 30 फ्रेंचाइज इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी मेनली बिकॉज इट इंश्योर्स फ्रीडम, इक्वलिटी, अथॉरिटी, सिक्योरिटी। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या रहेगा?
फ्रेंचाइज इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी मेनली बिकॉज इट इंश्योर्स इक्वेलिटी, क्योंकि ये किसको इंश्योर करता है, इक्वेलिटी को इंश्योर करता है। इसकी बात करें फ्रेंचाइज इज सेंट्रल, ये क्या है, सेंट्रल है, बिकॉज इट इंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वेलिटी, एवरी सिटीजन वोट हैज इक्वल वैल्यू, जितने भी सिटीजन है इनके वोट की इक्वल वैल्यू है, ठीक है, विच इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। तो ये हमारे पास क्या माना जाता है, याद रख लेना, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, दिस इज द प्राइमरी नॉर्मेटिव रीजन वाई वोटिंग राइट्स मैटर। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर आएगा। यहां पे आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड दैट प्रैक्टिसेस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज, यूएसए, यूके, इंडिया, चाइना। क्या आंसर रहेगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इंडिया, इंडिया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स की बात करें, रेगुलर नेशन वाइड इलेक्शंस की बात करें, तो इंडिया इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज द लार्जेस्ट, याद रख लेना, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिसिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो क्या प्रैक्टिस करता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, इन इंडिया द फ्रेंचाइज इज डिनाइड टू सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉवर्टी, रिलीजन, एजुकेशन, लीगल डिसक्वालिफिकेशन। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, लीगल डिसक्वालिफिकेशन। फ्रेंचाइज इज डिनाइड टू सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ, याद रख लेना, लीगल डिसक्वालिफिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल इंक्लूड अनसाउंड माइंड, कोई क्या है, अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इनसॉल्वेंसी है कुछ ज्यूरिस्डिक्शन में, क्या है, इनसॉल्वेंसी है इन सम ज्यूरिस्डिक्शन में, ठीक है, ज्यूरिस्डिक्शन आर क्रिमिनल कन्विक्शंस हैं एज डिफाइंड बाई लॉ, पॉवर्टी, रिलीजन और एजुकेशन बाई देमसेल्फ आर नॉट लॉफुल ग्राउंड्स टू डिनाई द वोट। ये वाले बाकी ऑप्शन नहीं आते, पॉवर्टी, रिलीजन, एजुकेशन, इसका कोई भी इसके साथ लेना देना नहीं है। चाइज इज डिनाइड टू सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ लीगल डिसक्वालिफिकेशन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, राइट टू वोट इन इंडिया इज कंसिडर्ड ए फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, नेचुरल राइट, मोरल राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो राइट टू वोट है इंडिया में, ये क्या कंसिडर किया जाता है, याद रखना, लीगल राइट, ये एक लीगल राइट है, क्या है, ये एक लीगल राइट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। द राइट टू वोट इन इंडिया इज ए लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो ग्रांटेड किया गया है लॉ के द्वारा, आर्टिकल आप नोट कर सकते हैं 326 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, इट इज़ इनफोर्सेबल थ्रू इलेक्टोरल लॉज एंड प्रोसीजर्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, लीगल राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया, विच बॉडी इन इंडिया कंडक्ट्स इलेक्शंस अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, के कौन सी बॉडी है इंडिया में जो कंडक्ट करती है इलेक्शंस को अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, कैबिनेट। सिंपल है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द इंडिपेंडेंट, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्ट करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, किसके अंडर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंडर, ठीक है। ये सुपरवाइज करता है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की, अगर हम बात करते हैं कंडक्ट ऑफ पोल्स एंड रिलेटेड रूल्स, जो अभी इसके रिलेटेड आते हैं। तो आपको याद रखना है, इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया में यही कंडक्ट करता है इलेक्शंस को अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया, द अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बाय इंडिया इन 1950 वाज ए सिंबल पावर, इक्वलिटी, वेल्थ, विक्ट्री। क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी। द अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बाय इंडिया इन 1950 वाज ए सिंबल ऑफ इक्वलिटी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, व्हेन इंडिया अडॉप्टेड यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन 1950, ठीक है, इट वाज ए पावरफुल सिंबल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, जिसमें हमारे पास रिमूव किया गया क्लास, कास्ट एंड प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन को, एंड गिविंग एवरीवन एन इक्वल पॉलिटिकल वॉइस। हर एक को क्या दिया गया, एक इक्वल पॉलिटिकल वॉइस दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं,
तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द टर्म अडल्ट इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया मीन सिटीजन्स हु आर एट लीस्ट 15 ईयर ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड, 18 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? जो टर्म अडल्ट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, मीन्स सिटीजन्स हु आर एट लीस्ट, जिसकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अडल्ट इन टर्म यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज रेफर्स टू सिटीजन्स एज 18 ईयर एंड अबोव आफ्टर द 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। ठीक है, दिस इज द लीगली रिकॉग्नाइज्ड अडल्ट वोटिंग एज इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा। हर बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब आपको यहां पे क्वेश्चंस नॉमिनेशन पे बेस्ड पूछे गए हैं। ठीक है, हम हर तरह की क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे। बस आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो ना, तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को बहुत कम डेज बच गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, मोटिवेट रखना है अपने आप को। देखें, आज मेहनत करेंगे तो आपको कल इसका फ्रूट ज़रूर मिलेगा, आप अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंचेंगे। जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया इन सिविक्स द प्रोसेस बाय विच ए पर्सन डिक्लेयर्स इंटेंशन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन इज कॉल्ड वोटिंग, नॉमिनेशन, कैंपेनिंग, इलेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, बताए क्या आंसर रहेगा? सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन किसे कहा जाता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पर्सन फॉर्मली डिक्लेयर्स करता है इंटेंशन कि वो कंटेस्ट करेगा एक इलेक्शन में, तो यही नॉमिनेशन कहलाता है। नॉमिनेशन मीन्स द प्रोसेस वेयर ए पर्सन फॉर्मली डिक्लेयर्स दैट दे वांट टू कंटेस्ट इन एन इलेक्शन। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिकमिंग ए कैंडिडेट। याद रखना, ये फर्स्ट स्टेप माना जाता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ बिकमिंग ए कैंडिडेट, बिकमिंग ए कैंडिडेट। तो ये चीज आप नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है विच एक्ट इन इंडिया मेनली गवर्न्स द नॉमिनेशन प्रोसेस फॉर इलेक्शंस। कौन सा एक्ट है इंडिया में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा एक्ट है इंडिया में जो मेनली गवर्न्स करता है नॉमिनेशन प्रोसेस को इलेक्शंस में? आरपीए 1951, आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, सीपीसी 1908। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना, आरपीए 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ठीक है, यही एक्ट जो है इंडिया में मेनली गवर्न करता है नॉमिनेशन प्रोसेस को इलेक्शंस के लिए। ये ला जो है ये एक्सप्लेन करता है हाउ इलेक्शंस इन इंडिया आर कंडक्टेड, कि कैसे इलेक्शंस जो हैं इंडिया में कंडक्ट करवाने हैं। इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया इंक्लूडिंग हु कैन कंटेस्ट, कौन कंटेस्ट कर सकता है, हाउ नॉमिनेशन इज फाइल्ड, कैसे नॉमिनेशन फाइल्ड की जा सकती है। ठीक है, विड्रॉल हो सकती है, या फिर इलेक्शन रूल्स क्या रहते हैं। हमारे पास आरपीए 1951 एक्ट के अंडर दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के नाम से, जिसे आप जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया हु रिसीव्स एंड वेरीफाइज नॉमिनेशन पेपर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि कौन रिसीव भी कर सकता है, ठीक है, और वेरीफाई भी कर सकता है नॉमिनेशन पेपर को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। गवर्नर, रिटर्निंग ऑफिसर, स्पीकर, प्रेसिडेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर है रिटर्निंग ऑफिसर। क्या आंसर है? रिटर्निंग ऑफिसर। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, रिटर्निंग ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर। जो आरओ होता है, आरओ इन शॉर्ट आप इसे जानते हैं, ये ऑफिशियल होता है जो अपॉइंटेड किया जाता है किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी में टू रिसीव करने के लिए नॉमिनेशन पेपर्स, उनको वेरीफाई करने के लिए और मैनेज करने के लिए किसको? इलेक्शन प्रोसेस को। किसको? इलेक्शन प्रोसेस को। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। रिटर्निंग ऑफिसर्स रिसीव्स एंड वेरीफाइज नॉमिनेशन पेपर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया फॉर कंटेस्टिंग लोकसभा इलेक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाउ मेनी प्रोपोजर्स आर रिक्वायर्ड। कितने प्रोपोजर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है? 1, 5, 10, 20। बताएं क्या आंसर रहेगा? यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 10। तो जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर की, इसका आंसर है 10 प्रोपोजर्स। कितने? 10 प्रोपोजर्स। एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है, मस्ट हैव 10 वोटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी साइन। कितने?
10 voters of the constituency sign his nomination paper as a proposers. This prevents fake or unserious candidate. ये किससे बचाता है, याद रखे ना, ये बचाता है किससे, दिस प्रिवेंट्स फेक, ये फेक और हम कह सकते हैं अनसीरियस कैंडिडेट से बचाता है, अनसीरियस कैंडिडेट से बचाता है। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। यहाँ पे आंसर आएगा 10 प्रपोजल्स फॉर कंटेस्टिंग लोकसभा इलेक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। यहाँ पे 10 प्रपोजल्स रिक्वायरमेंट रहती है। एक और शानदार क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू फाइल नॉमिनेशन फॉर द लोकसभा? 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स? क्या आंसर रहेगा? मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी रहती है फाइल करने के लिए नॉमिनेशन लोकसभा के लिए? तो मेरे प्यारे दोस्तों 25 ईयर्स। बात किसकी हो रही है? लोकसभा की। टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन ए पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर ओल्ड। कितने ईयर ओल्ड होना चाहिए? 25 ईयर ओल्ड होना चाहिए, पहला पॉइंट। और राज्यसभा के लिए 30 ईयर होना चाहिए। और यहीं पे असेंबली के लिए कितना होना चाहिए? असेंबली के लिए 25 ईयर होना चाहिए। असेंबली के लिए 25, यहाँ पे राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25। तो ये समझ आया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया द सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट ए लोकसभा इलेक्शंस इज 5,000, 10,000, 12,500, 25,000। क्या आंसर रहेगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट जो पूछा गया है, जो रिक्वायर्ड रहता है कंटेस्ट करने के लिए एक लोकसभा इलेक्शन में, ये कितना रहता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 25,000। ठीक है, ए कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर लोकसभा मस्ट डिपॉजिट 25,000 ए सिक्योरिटी। दिस इज टू डिस्करेज नॉन सीरियस कैंडिडेट। किस लिए? दिस इज टू डिस्करेज नॉन सीरियस कैंडिडेट फ्रॉम फाइलिंग नॉमिनेशन, फ्रॉम फाइलिंग नॉमिनेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप नोट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे ये चीज़ को अवॉइड किया जाए कि कोई नॉन सीरियस कैंडिडेट फाइल ना कर पाए यहाँ पे नॉमिनेशन को। इसीलिए कैंडिडेट जो कंटेस्ट करता है लोकसभा में, उसको डिपॉजिट करवाना होता है 25,000 एज ए सिक्योरिटी के तौर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है फॉर SC/ST कैंडिडेट्स द सिक्योरिटी डिपॉजिट इन लोकसभा इलेक्शन से। SC/ST कैंडिडेट के लिए कितना रहता है? 5,000, 10,000, 12,500, 25,000। क्या आंसर रहेगा? तो याद रखना SC/ST के लिए यहाँ पे 12,500 रहता है, ऑप्शन नंबर सी। फॉर कैंडिडेट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट की बात करें, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज हाफ, यानी कि 12,500 ही रहेगा। ये इंश्योर करेगा इक्वलिटी एंड फेयर अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है ऑफ नॉमिनेशन पेपर इज डन बाई चीफ जस्टिस, स्पीकर, रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, आफ्टर नॉमिनेशन पेपर आर फाइल्ड। क्या? जब नॉमिनेशन पेपर क्या हो जाता है? जब नॉमिनेशन पेपर फाइल्ड हो जाता है, नॉमिनेशन पेपर फाइल्ड हो जाता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना, ये केयरफुली चेक्स करता है, यानी स्क्रूटनाइज करता है वेदर दे मीट लीगल रिक्वायरमेंट। क्या उन्होंने मीट की है लीगल रिक्वायरमेंट? इनवैलिड पेपर्स आर रिजेक्टेड। और कोई भी अगर इनवैलिड पेपर होगा तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा रिटर्निंग ऑफिसर। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर इज डन बाय रिटर्निंग ऑफिसर, यानी कि इसको कौन चेक करेगा? इसको रिटर्निंग ऑफिसर चेक करेगा। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कैंडिडेट कैन विथड्रॉ नॉमिनेशन विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर स्क्रूटनी? बताएं, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 5 डे? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, याद रख लेना, बी, 2 डेज। 2 डेज फॉर विड्रॉल आफ्टर scrutiny. A candidate has 2 days time to withdraw their nomination if they do not wish to contest anymore. अगर वो इसमें कंटेस्ट नहीं करना चाहता तो 2 दिन का टाइम उसको दिया जाएगा विड्रॉल के लिए। A candidate can withdraw nomination within 2 days after scrutiny. ऑप्शन नंबर बी। 46 में पूछा गया नॉमिनेशन इंश्योर दैट ओनली डैश कैंडिडेट्स कंटेस्ट इलेक्शंस, कि जो नॉमिनेशन रहता है ये इंश्योर करता है कि कौन से कैंडिडेट जो हैं कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन में। पॉपुलर, एलिजिबल, रिच, एजुकेटेड? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है एलिजिबल। याद रखना, एलिजिबल कैंडिडेट्स। नॉमिनेशन इंश्योर करता है कि ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स हु मीट द एज, जो किसको यहाँ पे पूरा करते हो? एज को, एज क्राइटेरिया को, सिटीजनशिप को। दूसरा पॉइंट सिटीजनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड लीगल रिक्वायरमेंट कैन कंटेस्ट इलेक्शन। यही क्या कर सकते हैं? कंटेस्ट कर सकते हैं। तो एलिजिबल इसका सही आंसर आएगा। ओके,
फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया, इफ ए कैंडिडेट फेल टू सिक्योर 1/6 ऑफ द वैल्यू वोट्स व्हाट हैपेंस टू द सिक्योरिटी डिपॉजिट। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, रिफंडेड, फॉरफिटेड, डबल्ड, कैंसल्ड। यहाँ पे आंसर बताना है आपको क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉरफिटेड। आप देखें, अगर एक कैंडिडेट फेल हो जाता है सिक्योर करने में एटलीस्ट 1/6, ठीक है ना, यानी 16.67% ऑफ वैलिड वोट, देयर डिपॉजिट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये कौन ले लेती है, गवर्नमेंट ले लेती है। दिस प्रिवेंट, ये किसको बचाता है, ओवर क्राउडिंग बाय वीक कैंडिडेट्स को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया, फॉर स्टेट असेंबली इलेक्शंस द मिनिमम एज फॉर नॉमिनेशन इज, कि यहाँ पे स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए मिनिमम एज कितनी रहती है नॉमिनेशन के लिए, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, बताएं ज़रा। इस क्वेश्चन का आंसर है 25 ईयर, 25 ईयर्स फॉर स्टेट असेंबली। याद रखना, स्टेट असेंबली के लिए 25 साल। क्लियर। टू कंटेस्ट फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द मिनिमम एज इज 25 ईयर्स। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया, हु सुपरवाइजेज द इंटायर नॉमिनेशन प्रोसेस एट द नेशनल लेवल। कौन सुपरवाइज करता है इंटायर नॉमिनेशन प्रोसेस को नेशनल लेवल पे, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा इलेक्शन कमीशन जो है ये सुपरवाइज करता है इंटायर नॉमिनेशन प्रोसेस को नेशनल लेवल पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, ECI की बात करें, ये सुपरवाइज करता है इंटायर नॉमिनेशन प्रोसेस को अक्रॉस द कंट्री। और जो RO होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, डज इट एट कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे RO करता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया, द फाइनल लिस्ट ऑफ वैलिड कैंडिडेट्स इज प्रिपेयर्ड आफ्टर वोटिंग, कैंपेनिंग, स्क्रूटनी एंड विड्रॉल और टेकिंग। क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्क्रूटनी एंड विड्रॉल। ठीक है, याद रखना, ओनली आफ्टर scrutiny and withdrawal is done the final list of candidate is published. These are the names that will appear on the ballot paper. ये कौन से नेम होते हैं जो अपीयर होते हैं कहाँ पे, बैलेट पेपर पे। बैलेट पेपर पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आप करवाए हुए हैं, तो आपने वो वीडियो देखा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स नॉमिनेशन इन द इलेक्शन प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, मिडल स्टेप, लास्ट स्टेप। इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट स्टेप बेस्ट डिस्क्राइब करता है नॉमिनेशन को इलेक्शन प्रोसेस में। नॉमिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द इलेक्शन प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको बोला था, नॉमिनेशन क्या माना जाता है, फर्स्ट स्टेप माना जाता है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, किस में, इलेक्शन प्रोसेस में, इलेक्शन प्रोसेस में। ओके जी, बिफोर कंपेनिंग, वोटिंग एंड काउंटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो नॉमिनेशन पे बेस्ड आपको समझ आई होगी, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पे जो क्वेश्चंस हैं ये सिंबल्स पे बेस्ड रहने वाले हैं। किस पे बेस्ड, सिंबल्स पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है, इन इंडियन इलेक्शंस ए सिंबल रिप्रेजेंट ए पार्टी और कैंडिडेट फॉर इजी डैश, रिकॉग्निशन, कंट्रोल, सीक्रेसी, वेल्थ। क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इंडियन इलेक्शंस में जो सिंबल्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एक पार्टी और कैंडिडेट को, इजी किस लिए, रिकॉग्निशन, कंट्रोल, सीक्रेसी, वेल्थ। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना, रिकॉग्निशन। क्यों, इन इलेक्शंस ए सिंबल इज ए पिक्चर और लोगो। ये एक पिक्चर होती है या फिर लोगो हम कहते हैं, जो प्रिंटेड होता है किस पे, एक बैलेट पेपर पे या फिर EVM में। ठीक है ना, और EVM की बात करें, सो वोटर्स कैन रिकॉग्नाइज, वोटर्स इसको क्या करेंगे, इसी से तो पहचानेंगे ना एक पार्टी या कैंडिडेट को क्विकली। तो सिंबल्स जो होते हैं ये आइडेंटिफिकेशन को बनाते हैं सिंपल एंड रिड्यूस करते हैं किसको, कंफ्यूजन को। इसीलिए तो आपको सिंबल वाला टॉपिक दिया गया है। तो रिकॉग्निशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया, द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर अलॉटमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इलेक्शन सिंबल्स इन इंडिया इज द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर। क्या आंसर रहेगा। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा इलेक्शन कमीशन। जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है अलॉटमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इलेक्शन सिंबल्स के लिए इंडिया में, ये इलेक्शन कमीशन ही है। नायब सिलदार के लिए मैंने इलेक्शन कमीशन पढ़ाया था, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करवाई थी कि इसका क्या क्या काम रहता है। तो आपको याद रखना है, अंडर आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 की जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो ये वेस्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विद पावर टू कंडक्ट इलेक्शन, कि ये क्या कर सकता है,
कंडक्ट कर सकता है इलेक्शंस को, किसको, इलेक्शंस को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही क्या कर सकता है, रेगुलेट्स कर सकता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिंबल को, जो भी इसके रिलेटेड क्या रहते हैं, सिंबल्स रहते हैं। यानी अलॉटमेंट की बात करें, रिजर्वेशन की बात करें, डिस्प्यूट्स की बात करें, अंडर इट्स स्टैट्यूटरी ऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया द लीगल फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स द अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स इन द इलेक्शन सिंबल डैश ऑर्डर 1968, रिजर्वेशन, रजिस्ट्रेशन, अलॉटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो लीगल फ्रेमवर्क है जो गवर्न करता है अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स की इलेक्शन सिंबल में, डैश ऑर्डर 1968, तो यहाँ पे आंसर रहेगा अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। ठीक है, जो रेलिवेंट रूल है ना इलेक्शन सिंबल्स के लिए, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अकॉर्डिंग है। ये गवर्न करता है कि सिंबल्स को कैसे रिजर्व रखना है रिकॉग्नाइज पार्टीज के लिए एंड अलॉटेड करना है दूसरों को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया ए सिंबल रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड ए डैश सिंबल, फ्री, कॉमन, रिजर्व्ड, शेयर्ड। कि एक जो सिंबल है जो रिजर्व रहता है एक्सक्लूसिवली एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ये क्या कहलाता है, याद रखना ये रिजर्व्ड रहता है। ए सिंबल रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड ए रिजर्व्ड सिंबल। ठीक है, रिजर्व्ड सिंबल इज वन अलॉटमेंट एक्सक्लूसिवली टू ए रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। ठीक है, चाहे वो नेशनल की हो या स्टेट की हो, ओनली दैट पार्टी कैंडिडेट कैन यूज दैट सिंबल इन द एरिया वेयर इट इज रिजर्व्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है मैंगो, बैलून और पेन यूज्ड बाय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आर एग्जांपल ऑफ डैश सिंबल, फ्री, स्टेट, नेशनल, फिक्स्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मैंगो का कोई सिंबल यूज करता है, बैलून का, पेन का, ये यूज किया जाता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के द्वारा। और एग्जांपल किसकी है, याद रखना फ्री सिंबल की एग्जांपल है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सिंबल्स लाइक मैंगो, बैलून, पेन कम फ्रॉम द पूल ऑफ द फ्री सिंबल्स। These are allotted to independent candidates or unrecognized parties by the returning officer at the nomination time। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। फ्री इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक और लड्डू क्वेश्चन में पूछा गया द सिंबल लोटस इज रिजर्व फॉर विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई। क्या आंसर रहेगा, बच्चों वाले क्वेश्चन भी है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर है बीजेपी। ठीक है, लोटस इज द रिजर्व इलेक्टोरल सिंबल ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, पार्ट ऑफ द पार्टी ऑफिशियल आइडेंटिटी एंड अपीयर्स ऑन बैलेट ईवीएम फॉर बीजेपी कैंडिडेट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया द सिंबल हैंड इज रिजर्व फॉर विच पॉलिटिकल पार्टी, सिंपल है, क्या ही बताऊं। इस क्वेश्चन का आंसर है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हैंड सिंबल रिजर्व किसके लिए है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। एंड ये सर्व किया जाता है एज इट्स इलेक्टोरल आइडेंटिटी के लिए। फिर आपसे पूछा गया द मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन अच्छा है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ए पार्टी टू गेट ए नेशनल सिंबल इज रिकॉग्निशन इन एटलीस्ट डैश स्टेट। ठीक है, 2, 3, 4, 5 के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है एक पार्टी के लिए, क्यों हासिल कर सकता है नेशनल सिंबल को रिकॉग्निशन के तौर पे एटलीस्ट डैश स्टेट्स में, तो 4 स्टेट्स इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है पार्टी रिकॉग्नाइज्ड in only one state is entitled to a dash symbol in that state, free, reserved, share, general। क्या आंसर रहेगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है रिजर्व्ड। ए पार्टी रिकॉग्नाइज्ड इन ओनली वन स्टेट इज entitled to a reserved symbol in that state। ठीक है, ए पार्टी रिकॉग्नाइज्ड ओनली इन वन स्टेट गेट्स ए रिजर्व्ड सिंबल फॉर दैट स्टेट सच दैट एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द सिंबल विद इन द स्टेट वेयर इट इज रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, रिजर्व्ड। ए पार्टी रिकॉग्नाइज्ड इन ओनली वन स्टेट इज इंटाइटल्ड टू ए रिजर्व्ड सिंबल इन दैट स्टेट। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया डिस्प्यूट्स अबाउट सिंबल्स ड्यू टू पार्टी स्प्लिट्स आर फाइनली डिसाइडेड बाय द डैश। कि जो हमारे पास डिस्प्यूट्स रहते हैं सिंबल्स के बारे में ड्यू टू पार्टी स्प्लिट्स की वजह से, ये फाइनली किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर सी। व्हेन पार्टी स्प्लिट आर क्लेम द सेम सिंबल द फाइनल अथॉरिटी टू सेटल हु गेट्स द सिंबल इज द इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324। ठीक है, कोर्ट्स में बी अप्रोच लेटर बट ईसीआई जो है ये डिसाइड करता है एलोकेशन को इनिशियली। पहले कौन यहाँ पे डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया द इलेक्शन कमीशन ऑफन यूजेस द टेस्ट ऑफ डैश मेजॉरिटी व्हाइल सेटलिंग सिंबल डिस्प्यूट्स। कि जो इलेक्शन कमीशन है ये किसका यूज करता है, किस टेस्ट का यूज करता है, कौन सी मेजॉरिटी का यूज करता है जब सेटल करना हो सिंबल डिस्प्यूट्स को, तो ऑर्गेनाइजेशनल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया इफ बोथ ऑर्गेनाइजेशनल and majority supports are unclear
द इलेक्शन कमीशन में डैश द सिंबल। अगर ऑर्गेनाइजेशनल और मेजॉरिटी सपोर्ट जो है ये अनक्लियर है, ये क्या है, अनक्लियर रहता है। द इलेक्शन कमीशन में डैश द सिंबल, फ्रीज, रिमूव, सेल, कैंसल। इसका आंसर आएगा फ्रीज। अगर दोनों ही ऑर्गेनाइजेशनल या फिर मेजॉरिटी सपोर्ट के हैं, अनक्लियर हैं, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर देता है, फ्रीज कर देता है सिंबल को। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। 64 में पूछा गया द सिंबल साइकिल बिलोंग्स टू विच इंडियन पार्टी, बीएसपी, एसपी, टीएमसी, एनसीपी। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है एसपी। द साइकिल इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ द समाजवादी पार्टी, रिजर्व्ड सिंबल फॉर दैट पार्टी इन द स्टेट वेयर इट इज रिकॉग्नाइज्ड। तो ये क्या है, एक रिजर्व्ड सिंबल माना जाता है इस पार्टी के लिए स्टेट में जहां पे ये रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यहां पे आंसर आएगा समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंबल इन इंडिया वाज मेनली टू हेल्प डैश वोटर्स, कि जो हमारे पास इंट्रोडक्शन किया गया है सिंबल्स का इंडिया में, ये मेनली हेल्प करता है कौन से वोटर को, एजुकेटेड, इलिटरेट, वेल्थी, फॉरेन। सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा इलिटरेट। जो इंट्रोडक्शन है सिंबल्स का इंडिया में, ये मेनली किसकी हेल्प के लिए है, कौन से वोटर्स की हेल्प के लिए है, जो इलिटरेट रहते हैं। सिंबल्स वर इंट्रोड्यूस प्राइमरली टू हेल्प इलिटरेट वोटर्स हु कुड नॉट रीड पार्टी नेम्स, जो पार्टी नेम्स को पढ़ नहीं सकते। ठीक है, एक पिक्चर जो होती है ये मदद करती है ऐसे वोटर्स की आइडेंटिफाई करने में उनकी चॉइस को बैलेट्स या फिर ईवीएम में। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया द यूज ऑफ सिंबल इन ईवीएम टुडे इज स्टिल इंपॉर्टेंट फॉर क्विक वोटर्स डैश, रिकॉग्निशन, डिसीजन, काउंटिंग, कलेक्शन। क्या आंसर रहेगा कि हमारे पास जो यूज किया जाता है सिंबल्स का ईवीएम में आज, ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, याद रख लेना, रिकॉग्निशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इवन विद ईवीएम सिंबल्स रिमेन क्रूशियल फॉर क्विक रिकॉग्निशन। वोटर्स जो होते हैं ये देखते हैं सिंबल्स को बिसाइड कैंडिडेट नेम्स एंड कैन इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं देयर प्रेफर्ड पार्टी कैंडिडेट को, कि किसको वोट करना है किसको नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर आएगा। द यूज ऑफ सिंबल्स इन ईवीएम टुडे इज स्टिल इंपॉर्टेंट फॉर क्विक वोटर्स, रिकॉग्निशन इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया द इलेक्शन सिंबल ऑफ द आम आदमी पार्टीज। अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आप जरूर याद रख लेना पार्टी के सिंबल। हो सकता है आपको कोई एक क्वेश्चन देखने को मिले हैंड, लोटिस, ब्रूम की। इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रूम। झाड़ू, झाड़ू कौन सी पार्टी का सिंबल है, आम आदमी पार्टी का सिंबल है। अच्छा, J&K में हमारे पास इसके प्रेसिडेंट कौन है, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, होमवर्क रहेगा। आम आदमी पार्टी के यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है विच नेशनल पार्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एलिफेंट, बीजेपी, बीएसपी, आईएनसी, सीपीआई। क्या आंसर रहेगा, कौन सी पार्टी का यहाँ पे सिंबल जो है एलिफेंट है, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बीएसपी। ठीक है, बीएसपी नेशनल पार्टी है और ये रिप्रेजेंटेड की जाती है बाय द सिंबल एलिफेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है आपसे द लोटस सिंबल इज एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल पार्टी, तो बीजेपी ही इसका सही आंसर रहेगा। कुछ ज़्यादा इसमें बताने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। हैंड सिंबल बिलोंग्स टू विच नेशनल पार्टी, तो आईएनसी इसका सही आंसर रहेगा। 71 में पूछा गया द इलेक्शन सिंबल ऑफ जननायक जनता पार्टीज, यहाँ पे क्या आंसर रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है की। ठीक है, की इज द करेक्ट आंसर। जो इलेक्शन सिंबल रहने वाला है जननायक जनता पार्टी का, ये हमारे पास की रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लाने का मकसद ये है कि आपको पार्टीज के सिंबल भी यहाँ पे याद रखने। हो सकता है आपको कॉलम वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है ना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहाँ पे आपके लिए मुसीबत बन सकती है। इसीलिए इस चीज़ को आप ये मत सोचना ये इजी है। कॉलम वाइज क्वेश्चन में आपको किसी तरह का भी सिंबल दे सकते हैं, तो आप पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल को जरूर ध्यान से देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया द इंडियन नेशनल फ्लैग पॉपुलरली नोन एज तिरंगा वाज डिजाइन्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर, पिंगाली वेंकैया, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर। क्या आंसर रहेगा। जो इंडियन नेशनल फ्लैग है ये पॉपुलरली तिरंगा के नाम से जाना जाता है, इसको डिजाइन किसने किया है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास पिंगाली वेंकैया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आपको याद रखना है पिंगाली वेंकैया वाज ए फ्रीडम फाइटर एंड एन एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनके बारे में याद रखना इन्होंने डिजाइन किया था किसको, डिजाइन किया था इंडियन फ्लैग को, विच वाज लेटर मॉडिफाइड एंड ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। ठीक है, और इसके बारे में ये भी याद रखना है दो मैनी लीडर्स लाइक गांधी सजेस्ट सिंबल्स द मेन डिजाइन क्रेडिट गोज टू पिंगाली वेंकैया। मेन जो हमारे पास क्रेडिट जाता है वो इन्हीं को जाता है।
क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया द ज़ैफ़रान कलर एट द टॉप ऑफ द फ्लैग रिप्रेजेंट्स प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, पीस एंड ट्रुथ, करेज एंड सैक्रिफाइस, फेथ एंड ऑनेस्टी। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना, कोरेज एंड सैक्रिफाइस। जो हमारे पास ज़ैफ़रान है, ज़ैफ़रान किसको कहा जाता है? केसरी को, ठीक है ना। केसरी जो रंग है, ये जो कलर है, ये स्टैंड्स है कोरेज, स्ट्रेंथ एंड सैक्रिफाइस के लिए। ये सिंबलाइज करता है रिनंसिएशन को एंड सेल्फनेस ऑफ लीडर्स who guided India's freedom struggle को, remind citizens of their duty to act with bravery and keep the nation interest above personal gains। कि आपको क्या रखना है? नेशन इंटरेस्ट को पर्सनल गेन से अबव रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया द नेवी ब्लू अशोका चक्र एट द सेंटर ऑफ द फ्लैग कंटेंट्स डैश स्पोक्स 12, 18, 24, 36। क्या आंसर रहेगा? जो नेवी ब्लू अशोका चक्र है एट द सेंटर ऑफ द फ्लैग, ये कितने स्पोक्स को कंटेन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 24। 24 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको याद रखना है अशोका चक्र इन नेवी ब्लू इज टेकन फ्रॉम द लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। ये कहाँ से लिया गया है? लाइन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया है, ठीक है, अशोका से। इन शॉर्ट सरनाथ, याद रख लेना, सरनाथ से। इट हैज़ 24 स्पोक्स, इसमें कितने स्पोक्स है? 24 है। जो किसको सिंबलाइज करते हैं? याद रखना, ये सिंबलाइज करते हैं द व्हील ऑफ धर्मा को, द व्हील ऑफ धर्मा को। धर्मा क्या होता है? धर्मा का मीनिंग होता है लॉ ऑफ राइटियसनेस, ठीक है, राइटियसनेस। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 24 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया द ग्रीन स्ट्राइप एट द बॉटम ऑफ द फ्लैग मेनली सिंबलाइजेस, के जो ग्रीन स्ट्राइप्स हैं बॉटम ऑफ द फ्लैग में, ये किसको सिंबलाइज करते हैं? फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, सैक्रिफाइस एंड स्ट्रेंथ, पीस एंड ऑनेस्टी, कोरेज एंड फेथ। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। जो ग्रीन कलर है, ये स्टैंड है किसके लिए? फेथ के लिए, ठीक है, फर्टिलिटी के लिए, और साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी के लिए। किसके लिए? प्रॉस्पेरिटी के लिए। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये किसको हाईलाइट करता है? इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर को, लैंड को, एंड द इन्वायरमेंट फॉर इंडिया, ठीक है, इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को। ये रिप्रेजेंट करता है होप एंड लाइफ को भी, होप एंड लाइफ को भी, और ये शोइंग करता है इंडियाज कनेक्शन टू इट्स सॉइल एंड नेचर को भी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ग्रीन स्ट्राइप एट द बॉटम ऑफ द फ्लैग मेनली सिंबलाइजेज फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडियन फ्लैग को भी पढ़ लेना, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। जहाँ जहाँ से भी ये क्वेश्चन डाले गए हैं, ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहीं पे क्वेश्चन आपको ना कैंपेन पे बेस्ड पूछे गए हैं, MCQs ऑन कैंपेन। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है ए कैंपेन इन सिविक्स प्राइमली एम्स टू इन्फ्लुएंस डैश लॉज, वोटर्स, कोर्ट्स, मीडिया। देखिए, जब हम बात करते हैं कैंपेन के बारे में, तो यहाँ पे आंसर आएगा वोटर्स, ठीक है। कैंपेन्स आर वेज कैंडिडेट्स आर पार्टीज टेल वोटर्स वाई दे शुड वोट, उनको वोट क्यों करना है, वाई दे शुड वोट फॉर देम, क्यों उनको उनके लिए वोट करना है। द मेन गोल इज टू कन्विंस द वोटर, और इस कैंपेन का मेन गोल क्या रहता है? कि कन्विंस किया जाए वोटर को, ठीक है, जो वोट करने वाला इंसान है उसको क्या किया जाए? कन्विंस किया जाए, ताकि वो मेरे हक में वोट करे। तो ये चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए, कैंपेन का मीनिंग यही निकलता है। क्वेश्चन में पूछा गया है द लीगल अथॉरिटी दैट रेगुलेट्स कैंपेनिंग ड्यूरिंग इलेक्शन इंडिया इज द पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट। कि हमारे पास लीगल अथॉरिटी जो रेगुलेट्स करती है कैंपेनिंग को इलेक्शन के दौरान इंडिया में, ये कौन है? क्या आंसर रहेगा? बताएं। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेक्स श्योर कैंपेन आर फेयर, फॉलोज द रूल्स एंड स्टॉप्स चीटिंग और मिस यूज ऑफ मनी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया द पीरियड बिफोर वोटिंग ड्यूरिंग विच नो कैंपेनिंग इज अलाउड इज कॉल्ड द डैश पीरियड। क्या आंसर रहेगा? ये एक ऐसा पीरियड जो वोटिंग से पहले का होता है, बिफोर वोटिंग, ड्यूरिंग विच नो कैंपेनिंग, जहाँ पे कोई कैंपेनिंग नहीं की जाती। तो ये किस चीज़ को अलाउ करता है, और ये पीरियड क्या कहलाता है? साइलेंस, डिबेट, इलेक्शन, वोटिंग। याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है साइलेंस। साइलेंस इज द करेक्ट आंसर। द पीरियड बिफोर वोटिंग ड्यूरिंग विच नो कैंपेनिंग इज अलाउड इज कॉल्ड द साइलेंस पीरियड, ठीक है। ए साइलेंस पीरियड यूजली 2 days बिफोर इलेक्शन, ये लगभग 2 दिन का रहता है, 2 days बिफोर इलेक्शन, ये चीज़ आपकी समझ में होनी चाहिए। मीन्स इसका मतलब ये है
कोई रैलीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई एड्स नहीं होनी चाहिए, कोई कंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो रात को भी जाते हैं लोगों के घर इन दिनों में, बोलते हैं हमें वोट देना, कंपेनिंग करते हैं, जब वोट लोग दे देते हैं उसके बाद दिखते भी नहीं है। सो वोटर्स कैन थिंक क्वाइटली एंड डिसाइड, ताकि इन 2 दिनों में जो वोटर वोट करने वाला है वो आराम से सोच सके किसको वोट देना है, क्या करना है, ठीक है। तो साइलेंस पीरियड ये माना जाता है इन दिनों में। याद रखना कोई भी कंपेनिंग अलो नहीं है, ठीक है, कोई रैली, कोई एड, ये सब चीज़ें अलो नहीं है, और ये 2 दिन का पीरियड रहता है लगभग इलेक्शन से पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन्फोर्स्ड टू इंश्योर डैश कंपेनिंग बियास्ड फेयर एग्रेसिव सीक्रेट। सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है फेयर। फेयर इज द करेक्ट आंसर। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इन्फोर्स किया गया है इंश्योर करने के लिए फेयर कंपेनिंग को, ठीक है। टॉप अनफेयर ट्रिक्स, ब्राइबिंग वोटर्स आर स्प्रेडिंग लाइज, यानी कि आप ब्राइबिंग यहाँ पे नहीं दे सकते वोटर को, ठीक है। मेकिंग इलेक्शंस ऑनेस्ट एंड इक्वल फॉर एवरीवन, ताकि इलेक्शंस को बिल्कुल सही तरीके से कंडक्ट किया जा सके और सबके लिए बराबरी होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन्फोर्स्ड टू इंश्योर फेयर कंपेनिंग। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंपेनिंग, सोशल मीडिया, टेलीविजन एड्स, डोर टू डोर कन्वासिंग या फिर डिजिटल रैलीज। क्या आंसर रहेगा कि हमारे पास इनमें से कौन सा एक ट्रेडिशनल मेथड माना जाता है कंपेनिंग का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, डोर टू डोर कन्वेसिंग, ठीक है। याद रख लेना कैंडिडेट्स आल्सो विजिट पीपल एट होम, कैंडिडेट्स जो है ये लोगों के घर भी जा सकते हैं, अपने प्लान्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है, एंड आंसर क्वेश्चंस टू गेट देयर सपोर्ट, और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे जनता इनसे करेगी उनके आंसर भी ये दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। तो डोर टू डोर कन्वासिंग ही इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है कैंपेन दैट फोकसेस ऑन ए सिंगल इशू लाइक एनवायरनमेंट और हेल्थ इज कॉल्ड डैश बेस्ड कैंडिडेट इशू पार्टी इलेक्शन। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारे पास ऐसी कैंपेन जिसका फोकस एक सिंगल इशू पे हो, एनवायरनमेंट या हेल्थ पे, तो ये कौन से बेस पे होगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है इशू बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जो कैंडिडेट्स होते हैं हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जॉब्स दैट वोटर्स केयर अबाउट, तो यहाँ पे इशू ही सही आंसर रहेगा। ए कैंपेन दैट फोकसेस ऑन सिंगल इश्यूज लाइक एनवायरनमेंट और हेल्थ इज कॉल्ड इशू बेस्ड, इज कॉल्ड इशू बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है स्पेंडिंग लिमिट्स फॉर कैंपेन्स इन इंडिया आर सेट बाय डैश, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी। क्या आंसर रहेगा कि जो स्पेंडिंग की जाती है लिमिट्स कैंपेन्स के लिए इंडिया में, ये सेट किसके द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन चेक्स कंप्लेंट्स एंड पुनिश एनीवन ब्रेकिंग कैंपेन रूल्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। जो स्पेंडिंग लिमिट्स होती है कैंपेन्स के लिए इंडिया में, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही सेट की जाती है। मॉडर्न कैंपेनिंग ऑफन यूजेस डैश प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, डिजिटल, प्रिंटेड, रेडियो, स्ट्रीट। इस क्वेश्चन का आंसर है डिजिटल। सोशल मीडिया एंड ऐप्स की बात करें, ये हेल्प करते हैं कैंडिडेट को कि वो लोगों तक जल्दी से पहुंच पाए अलॉन्ग विद ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक रैलीज। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। मॉडर्न कैंपेनिंग ऑफन यूजेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड व्हाट्सएप। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है कैंपेन्स इन ए डेमोक्रेसी आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एजुकेट डैश अबाउट चॉइसेस। क्या आंसर रहेगा, जज, वोटर्स, मिनिस्टर्स, सोल्जर्स। इस क्वेश्चन का आंसर है वोटर्स। इन ए डेमोक्रेसी आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एजुकेट वोटर्स। देखिए जो कैंपेन्स होती है ना, जब हम बात करते हैं कैंपेन्स के बारे में, ठीक है ना, कैंपेन्स एक्सप्लेन करती हैं किसको, व्हाट ईच कैंडिडेट प्लान्स टू डू, कि हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं इनका प्लान क्या है, क्या ये करेंगे, ठीक है। सो वोटर्स उनको वाइजली क्या कर पाएँ, चूज़ कर पाएँ। तो कैंपेन्स इन ए डेमोक्रेसी आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एजुकेट वोटर्स अबाउट चॉइसेस। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है कैंपेन आल्सो स्ट्रेंथन पब्लिक डैश पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, साइलेंस, अवेयरनेस, अथॉरिटी, वेल्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास अवेयरनेस, ठीक है, याद रख लेना। ए कैंपेन आल्सो स्ट्रेंथन्स पब्लिक अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। देखिए कैंपेन्स की बात करें, रिमाइंड पीपल टू वोट एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ देयर वोट मैटर्स इन ए डेमोक्रेसी। वोट क्यों मैटर करता है एक डेमोक्रेसी में, सारी चीज़ें अवेयरनेस के द्वारा यहाँ पे लाई जाएंगी।
तो कैंपेन जो है ये स्ट्रेंथन करती है पब्लिक अवेयरनेस को एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय जनरल पब्लिक, इलेक्टोरल कॉलेज, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर। क्या आंसर रहेगा? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सिलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, द प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन। ये सिटीजन के द्वारा डायरेक्टली यहाँ पे चूज नहीं किया जाता, ये इलेक्टेड किया जाता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग किया जाता है एमपी यानी कि मेंबर ऑफ लोकसभा को प्लस राज्यसभा को प्लस एमएलएज को, ठीक है, ऑफ स्टेट यूटीज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जो कंसिस्ट करता है एमपीज को यानी कि मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा को और एमएलएज ऑफ स्टेट एंड यूटीज भी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया, द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डैश ईयर्स, कि इसकी टर्म कितने साल रहती है, 4, 5, 6, 7। क्या आंसर रहेगा? सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है 5। टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 5 ईयर्स। ए प्रेसिडेंट सर्व्स 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ असम्पशन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 88 में पूछा गया, द प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टर्म, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, टर्म लिमिट, एलिजिबिलिटी, री इलेक्शन, रेजिग्नेशन। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है री इलेक्शन। ठीक है, री इलेक्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको क्या याद रखना है, देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जाम्पल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनने 2 दफ़ा यहाँ पे सर्व किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टर्म, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ री इलेक्शन। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? री इलेक्शन की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है, मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड डैश, नॉमिनेटेड एमपीज, नॉमिनेटेड एमएलए, इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, गवर्नर। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ईच स्टेट एंड यूटी असेंबली वोट्स, द वेट ऑफ वोट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। और जो वेट ऑफ द वोट रहता है ये किस पे डिपेंड रहता है? पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट पे डिपेंड रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वोटिंग सिस्टम यूज्ड इन पार्लियामेंट इलेक्शन इज डैश्ड, पास्ट द पोस्ट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल, ट्रांसफरेबल वोट, डायरेक्ट वोट। क्वेश्चन में पूछा गया जो वोटिंग सिस्टम है जो यूज किया जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ये क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना ना, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ये इंश्योर करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को, वोटर रैंक कैंडिडेट्स एंड वोट्स आर ट्रांसफर्ड अंटिल वन गेट्स कोटा ऑफ वोट। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको याद रखना है द वोटिंग सिस्टम यूज्ड इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डैश, 30, 33, 35, 40। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रख लेना, 35। ठीक है, जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट रहती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए ये 35 ईयर रहती है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये इंश्योर करता है मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस को। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया, द प्रेसिडेंट मस्ट नॉट होल्ड एनी डैश अंडर द गवर्नमेंट वाइल कंटेस्टिंग। क्या आंसर रहेगा? प्रेसिडेंट जो है ये होल्ड नहीं कर सकता प्रॉपर्टी को, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, सैलरी, मेंबरशिप। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। प्रेसिडेंट मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट वाइल कंटेस्टिंग। ठीक है, कैन नॉट होल्ड एनी अदर प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट ऑफिस एक्सेप्ट पार्लियामेंट स्टेट ऑफिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया, ईच एमएलएज वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज डैश, इक्वल फॉर ऑल स्टेट्स, वेटेड अकॉर्डिंग टू स्टेट पॉपुलेशन, डबल फॉर लार्ज स्टेट्स, फिक्स्ड एट 1000। क्या आंसर रहेगा? ईच एमएलए वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज डैश। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है वेटेड अकॉर्डिंग टू द स्टेट पॉपुलेशन। वैल्यू ऑफ एमएलए वोट इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, पॉपुलेशन
ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था ईच एमएलए वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज डैश वेटेड अकॉर्डिंग टू द स्टेट पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया ईच एमपी वोट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएस बाय डैश नंबर ऑफ एमपीज, नंबर ऑफ स्टेट्स, टोटल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ एमएलएस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, नंबर ऑफ एमपीज इसका सही आंसर है। ठीक है, नंबर ऑफ एमपीज जो होंगे, नंबर ऑफ एमपीज कैलकुलेटेड सो दैट टोटल वोट्स ऑफ एमपीज किसके बराबर होंगे? टोटल वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस कंबाइंड। तो ईच एमपी वोट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएस बाय नंबर ऑफ एमपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया द कोटा रिक्वायर्ड टू विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज डैश टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय 2, टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय 3+1, टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 2+1, टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय 4+1। क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 2+1। कैंडिडेट की बात करें मस्ट गेट मोर देन 50% मोर वोट्स टू बी इलेक्टेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, टोटल वैलिड वोट डिवाइडेड बाय 2+1। द कोटा रिक्वायर्ड टू विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 2+1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया द नॉमिनेशन ऑफ ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मस्ट बी प्रपोज्ड एंड सेकेंडेड बाय एट लीस्ट डैश इलेक्टर्स ईच। क्या आंसर रहेगा? 25, 50, 75, 100। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है 50। ठीक है, द नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मस्ट बी प्रपोज्ड एंड सेकेंडेड बाय एट लीस्ट 50 इलेक्टर्स ईच। यहाँ पे नॉमिनेशन जो रहती है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए जो प्रपोज्ड की जाती है और सेकेंडेड की जाती है एट लीस्ट 50 इलेक्टर्स ईच। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस यूजेस डैश टू इंश्योर मेजॉरिटी सपोर्ट एंड प्रिवेंट वोट वेस्टेज। के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रहते हैं ये किसका यूज़ करते हैं इंश्योर करने के लिए? मेजॉरिटी सपोर्ट को और प्रिवेंट करने के लिए वोट वेस्टेज को। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, सिमिलर टू प्रेसिडेंट, इंश्योर करता है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को। एमपीज की बात करें, एमपीज रैंक कैंडिडेट्स वोट्स ट्रांसफर्ड इफ कोटा नॉट मेट। तो यहाँ पे आंसर आएगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस यूजेस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट टू इंश्योर मेजॉरिटी सपोर्ट एंड प्रिवेंट वोट वेस्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। क्या आंसर रहेगा? बताएं कौन से आर्टिकल के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑफिस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये एस्टेब्लिश्ड किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 52। ठीक है, आर्टिकल 52 क्रिएट्स द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज लाइक द रूल दैट सेज इंडिया मस्ट हैव ए प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिफाइन करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 की बात करें सेज द प्रेसिडेंट इन चार्ज ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट दे कैन डू थिंग्स देमसेल्व्स और लेट मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल डू देम। तो यहाँ पे आर्टिकल जो 53 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये डिफाइंस करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ 2025? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन का आंसर है द्रौपदी मुर्मू। का आंसर है द्रौपदी मुर्मू। तो आज के इस सेशन में हमने 100 MCQs डिस्कस किए। ठीक है, इसी तरह से हम आपके लिए सेशन लाएंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस आपने अच्छे से रिवीजन करनी है। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना कि आपको हमारे वीडियो सेशन कैसे लगते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।